स्टूडेंट्स, मैं सरिता बगड़िया आप सभी का नए सत्र में स्वागत करती हूँ। मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर आपको पढ़ाऊँगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट में जो है वो है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की बारे में जानकारी। ये अपने फर्स्ट यूनिट के अंदर है। और सेकंड यूनिट में अपने हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। थर्ड यूनिट में अपने हैं केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। और फोर्थ यूनिट में है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एंड सिंपल ऑर्गेनिक रिएजेंट्स यूज्ड इन इनऑर्गेनिक एनालिसिस। और फिफ्थ यूनिट के अंदर है क्रोमेटोग्राफी एंड एरर इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये अपने 5 यूनिट है सिलेबस में। आज हम फर्स्ट यूनिट में केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में जनरल स्टडी करते हैं। तो जब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में अपन स्टडी करते हैं तो सबसे पहले अपन इसके इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन के बाद में हम इसके जनरल फीचर्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी स्कैंडियम से जिंक तक के डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, इन तीनों सीरीज के जो कि डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनके करैक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, यानी उन डी ब्लॉक तत्वों और उनके यौगिकों के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट अपन लेते हैं ट्रांजिशन सीरीज, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं। तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है वह स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के तत्व फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर आते हैं, यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये 10 तत्व जो अपने हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर शामिल है। और जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है अपनी वह एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में स्थित है, यानी इन दोनों तत्वों के, यानी इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्थित होने की वजह से इसको अपन ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। क्योंकि आवर्त सारणी में अपने हैं जो 4 ब्लॉक्स हैं, यानी एस, पी, डी और एफ। एस और पी यानी एस ब्लॉक के जो तत्व है वो मेन आवर्त सारणी है उसके वर्ग 1 और 2 के अंदर है। और बाकी 3 से लेकर तक के 12 तक के जो तत्व हैं, वर्ग हैं, उन वर्ग में के तत्वों को अपन डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और 13 से लेकर के 18 तक के तत्वों को अपन क्या कहते हैं? पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो जो डी ब्लॉक के तत्व अपने हैं वह एस और पी ब्लॉक के मध्य स्थित है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो अपनी होती है वह स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के तत्वों को अपन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के तत्व कहते हैं। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट जो है, यानी कि ये क्या होते हैं? एस और पी ब्लॉक के बीच में स्थित है। और ये जो एस और पी ब्लॉक के मध्य स्थित है और ये जो आवर्त सारणी का जो होता है वह 4th पीरियड के अंदर स्थित है। और इसमें क्या होता है कि जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वह सभी तत्व, डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? डी सबसेल उनका क्या होता है? इनकम्प्लीट डी सबसेल रखते हैं, यानी कि वह उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसके अंदर जब हम बात करते हैं कि ये डी ब्लॉक के तत्व है या ट्रांजिशन एलिमेंट कौन कौन से हैं, यानी कि स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के तत्व सभी डी ब्लॉक के तत्व तो कहलाते हैं। इनमें लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए? उनका इनकम्प्लीट डी सबसेल होना जरूरी है, यानी कि उनके पास अपूर्ण डी सबसेल होना जरूरी है। जबकि जो अपना स्कैंडियम और जिंक जो है, स्कैंडियम और जिंक में क्या होता है कि इनके पास ये दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते, क्योंकि स्कैंडियम जो होता है वह स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में
होता है तो स्कैंडियम+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने पर उसमें क्या होता है कि उसके डी ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यानी कि उसका डी सबसेल जो होता है वह पूर्णतया खाली होता है। इस वजह से उसको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। और नेक्स्ट जो होता है जिंक होता है, वह Zn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब होता है तो उसमें क्या होता है कि उसका जो डी सबसेल होता है वह कम्प्लीटली फिल्ड होता है, यानी कि पूर्णतया भरा हुआ होता है, जिस वजह से उसके अंदर ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसके स्कैंडियम और जिंक ये दो एलिमेंट हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते, यानी इनको अपन क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व नहीं कहते। बाकी जितने ही हैं टाइटेनियम से लेकर के कॉपर तक के सारे तत्व क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन तत्व कहलाते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है कि इनकम्प्लीट डी सबसेल उपस्थित होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जब कॉपर जो है वह क्या होता है कि कॉपर में क्या होता है कि कॉपर अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तब तो वह क्या होता है कि ट्रांजिशन मेटल आयन नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर वह कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वह ट्रांजिशन मेटल आयन कहलाता है, क्योंकि यह कॉपर जो होता है वह इंटरमीडिएट बिहेवियर शो करता है। कॉपर क्या होता है, इंटरमीडिएट बिहेवियर शो करता है ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच का, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कॉपर जो होता है दो ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है, एक होता है कॉपर +1 और दूसरा होता है कॉपर सेकेंड +2। तो कॉपर +1 में क्या होता है कि 4s में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और कॉपर +1 में आएगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, जो 3D का ऑर्बिटल्स होंगे या 3D सबसेल जो होता है वह कम्प्लीटली फिल्ड होता है, जिस वजह से वह ट्रांजिशन नहीं दर्शाता। और कॉपर +2 में क्या होता है कि उसके 3D सबसेल जो होता है इनकम्प्लीट होता है, यानी पूर्णतया भरा हुआ नहीं होता, इस वजह से वह ट्रांजिशन मेटल आयन या ट्रांजिशन दर्शाता है या ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। तो इस वजह से जो कॉपर जो होता है वह उसकी ऑक्सीडेशन वजह से या परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था की वजह से वह ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच इंटरमीडिएट बिहेवियर दर्शाता है। जब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, यानी डी ब्लॉक के तत्वों की जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम जनरली अपन देखते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जीज जो होती है इन ऑर्बिटल्स की वो क्या होती है कि सबसे कम जो होगी वह होगी 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, यानी जब तक अपन इसमें इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करते तो इनमें इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वह रिलेटिव एनर्जी का ऑर्डर जो होता है वह इस क्रम में होता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद में क्या होता है कि इनकी एनर्जी और कम हो जाती है, यानी कि 1s ऑर्बिटल की एनर्जी जब पहले इलेक्ट्रॉन फिल नहीं थे उससे कम हो जाएगी आफ्टर फिलिंग, और फिर 2s 2p 3s 3p, और जैसे ही 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में इलेक्ट्रॉन जाते ही उससे क्या होता है कि जो 3D ऑर्बिटल सबसेल हैं उस 3D ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है 4s से कम हो जाती है। तो इसके बाद में 4s के बाद में जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह किसके अंदर जाते हैं, 3D सबसेल के अंदर जाते हैं, यानी पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे 3D में। तो इसमें क्या होता है, जब एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन फिल होता है इसमें प्रारंभ में हमने देखा कि 4s की एनर्जी 3D से कम होती है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा जाते ही इसकी एनर्जी से क्या होता है 3D सबसेल की एनर्जी इससे या 3D ऑर्बिटल्स की एनर्जी 4s से कम हो जाती है और आने वाले इलेक्ट्रॉन किस में फिल किए जाते हैं, उसके 3D ऑर्बिटल के अंदर फिल किए जाते हैं। यानी बिफोर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स द एनर्जी ऑफ 4 सबसेल इज़ लोअर देन दैट ऑफ 3D सबसेल, यानी जब तक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करते तब तक तो क्या होता है कि जो 3D सबसेल होता है उस 3D सबसेल की अपेक्षा 4s सबसेल की एनर्जी क्या होती है कम होती है। लेकिन जैसे ही अपन इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, फिल करने के बाद में क्या होता है कि 4s सबसेल जैसे ही फिल होगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है
बढ़ जाती है। यानी कि जैसे ही अपन 4s सबसेल फिल हुआ और उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। और एनर्जी बढ़ने के बाद में क्या होता है कि जो 3D सबसेल होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और उसकी एनर्जी कम होने से आने वाला जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वह 3D सबसेल के अंदर एंट्री करता है। तो कहने का मतलब ये है कि 4s सबसेल में एनर्जी आने पर इलेक्ट्रॉन फिल होने पर उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे नेक्स्ट आने वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा वह 3D सबसेल के अंदर एंट्री करता है। अगली देखते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपन ने देखा अभी कि इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करते हैं, पहले 4s में और उसके बाद में 3D के अंदर। तो सब में ऑर्गन तक के यानी कि जो 18 इलेक्ट्रॉन है वह सब में फिल होंगे। उसके बाद में स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक जैसे जैसे अपन जाते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में प्रवेश करते जाते हैं। लेकिन इसके अंदर आवर्त सारणी में 2 अपवाद हैं, एक तो अपना है क्रोमियम और दूसरा है कॉपर। इसमें क्या होता है कि क्रोमियम में क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन 3d4 होता है तो एक s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन किस में आ जाता है, d ऑर्बिटल या d सबसेल में आ जाता है, जिससे क्या होता है कि इसके 3D और 4s दोनों ही सबसेल क्या होते हैं, ऑर्बिटल अर्धपूरित होते हैं। और अर्धपूरित कक्षकों का क्या होता है, स्थायित्व जो होता है वह ज़्यादा होता है। तो इनकी स्टेबिलिटी के आधार पर ये इसमें 3d5 और 4s1। और इसी प्रकार कॉपर में क्या होता है कि कॉपर में 3d9 और 4s2 होता है। तो उसमें क्या होता है कि 4s से एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही 3d में आता है तो 3d10 यानी d की d कक्षक कंप्लीटली फिल हो जाता है, और 4s कक्षक अर्धपूरित। तो पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षक क्या होते हैं, अन्य कक्षकों से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इस प्रकार क्रोमियम और कॉपर स्टेबिलिटी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम का आर्गन 3d5 4s1 और कॉपर का 3d10 4s1 होता है। नेक्स्ट है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वह मेटल की तरह बिहेव यानी कि धात्विक गुण दर्शाते हैं या धातु की तरह बिहेव करते हैं। और धातु की तरह बिहेव करने का कारण क्या होता है कि एक तो जो डी ब्लॉक तत्व हैं वह क्या होते हैं, यानी ऊष्मा और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी इन दोनों के ही क्या है, गुड कंडक्टर यानी कि अच्छे, यानी कि इन दोनों के अच्छे चालक हैं, हीट के भी और विद्युत के भी। और डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वह हार्ड कठोर होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और आघातवर्धनीयते होते हैं और तन्य होते हैं। ये सारे गुण इसमें पाए जाते हैं और धात्विक चमक भी पाई जाती है। इसी प्रकार क्या होते हैं कि जो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वह हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दर्शाते हैं, केवल एक Hg मरकरी को छोड़कर, क्योंकि वह रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो मरकरी को छोड़कर बाकी सभी डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं वह उच्च मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दर्शाते हैं। इनकी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से यानी डी ब्लॉक तत्वों की इन्हीं गुणों के कारण इनको गुड कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में काम में लिया जाता है, यानी कि गुड कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने के लिए इन एलिमेंट्स को काम में लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो है आयरन होता है, उस आयरन को अपन कंस्ट्रक्शन में भी काम में लेते हैं। इसी प्रकार मेकिंग मशीनरी के रूप में भी काम में लेते हैं। इसी प्रकार जो टाइटेनियम है उस टाइटेनियम को एयरक्राफ्ट्स और स्पेस शटल्स के फॉर्मेशन के काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी क्या होती है कि जो एटॉमिक रेडियाई जो होती है वह भी क्या होती है, लगभग सिमिलर होती है। इस सिमिलर एटॉमिक रेडियाई की वजह से इन तत्वों को अपन क्या कर सकते हैं कि एक एटम को दूसरे एटम से स्थानांतरित करके या रिप्लेस कर करके उसकी जगह दूसरे तत्वों को जोड़ करके एलॉय का फॉर्मेशन यानी कि मिश्र धातुओं या मिश्र धातुओं का भी निर्माण किया जा सकता है। जैसे मैग्नीज जो है कॉन्फेरिंग हार्डनेस के लिए काम में लेते हैं या वियरिंग रेजिस्टेंस के लिए काम में लेते हैं, यानी कि एलॉय, इसके एलॉय में अपन मैग्नीज को कॉन्फेरिंग हार्डनेस और वियरिंग रेजिस्टेंस के रूप में काम में लेते हैं। इसी प्रकार क्रोमियम जो होता है वह क्रोमियम क्या होता है, स्टेनलेस स्टील पर
कॉन्फेरिंग इनर्टनेस के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये जो थे इसके डी ब्लॉक तत्वों के जनरल या इनकी साधारण इन्फॉर्मेशन या साधारण जानकारी थी कि डी ब्लॉक तत्व होते क्या हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन कौन से तत्व आते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, या डी ब्लॉक तत्व होते हैं वो धात्विक गुण दर्शाते हैं और इन धात्विक गुणों की वजह से ही उसको यानी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों की एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, इनके बारे में स्टडी करेंगे।